जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद आर के जी में। आज है 16 जनवरी सन 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रही वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन की बात करें तो सी यानी कि हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस के एक चुनावी वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दी है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों सहित 1,36,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अन्य 3 राज्य जहां पर पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है वो है छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। और इससे रिलेटेड अभी अन्य करंट अफेयर की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने हाल ही में बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों यानी कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी कि वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। हिमाचल प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करें तो शिमला, और विंटर में यहाँ की कैपिटल धर्मशाला रहती है। गवर्नर यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ पर हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस दिन को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। तो सही ऑप्शन है डी यानी कि 15 जनवरी। मूल रूप से 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय सेना का गठन किया गया था और इसे ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता था। लेकिन वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 15 जनवरी 1949 को ही देश का अपना पहला भारतीय प्रमुख मिला था, जो कि थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। इन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारतीय सेना दिवस 2023 15 जनवरी 2023 को मनाया जाता है और यह भारतीय सेना दिवस की 75वीं यानी कि 75th वर्षगांठ है। हर साल 15 जनवरी को भारत अपना सेना दिवस मनाता है और इस समय के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं जो कि 29वें नंबर के हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, वहीं 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है और 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और 11 जनवरी को ही लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 12 जनवरी की बात करें तो इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार 7वां है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में खसाबा दादा साहेब जाधव का 97वीं जन्मतिथि मनाया गया। यह कौन थे? रेसलर, अभिनेता, नेता, लेखक। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ए यानी कि रेसलर। खसाबा दादा साहेब जाधव एक भारतीय पहलवान थे। 15 जनवरी को गूगल डूडल ने इनका 97वां बर्थडे मनाया। इन्हें पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता था और यह पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक लाया है। चलिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये खासबा दादा साहेब जाधव जिन्हें गूगल डूडल ने सम्मानित किया इनके जन्मदिन पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो खसाबा दादा साहेब जाधव का जन्म 15 जनवरी 1926 को हुआ था और इनका निधन 14 अगस्त 1984 को 58 वर्ष की आयु में हुआ था। इन्हें द पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने जो अपना मुख्य पदक ले आया था उसमें नॉर्मन प्रीचर्ड के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट थे, जिन्होंने 1900 में औपनिवेशिक भारत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए खेल में 2 रजत पदक जीते थे।
2000 में खसाबा दादा साहेब जादव को कुश्ती में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किसने आरोग्य मैत्री नामक परियोजना की घोषणा की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनसुख मांडविया, अनुराग ठाकुर, एस जयशंकर। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ए यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की, जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा और इन देशों के लिए विकास समाधान की सुविधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा मार्ग मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस और ग्रोथ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसके अलावा पीएम मोदी ने AAY और PHH लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहा जाता है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन भी किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय को भी मंजूरी दी है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से कहाँ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, जलपाईगुड़ी, बिलासपुर या विशाखापत्तनम। सही ऑप्शन है डी यानी कि विशाखापत्तनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई और ये हैं सभी 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि इसे भी लेकर 8 हो जाएंगी। पहली ट्रेन जो वंदे भारत थी वो वाराणसी से नई दिल्ली थी और लास्ट वाली जो थी वो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी थी। अभी 8वां सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच लगभग 8 घंटे की दूरी तय करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानते हैं। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कितने कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 42, 52, 82 या 72। सही ऑप्शन की बात करें तो 82 यानी कि सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय यानी कि ACNABC योजना के तहत प्रशिक्षित किए गए 82 सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों को किसानों के लिए कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय सेवाओं के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु सम्मानित किया गया। इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय योजना सरकार की एक मेगा फ्लैगशिप योजना है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने नाबार्डा के सहयोग से अप्रैल 2002 में की थी। योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद द्वारा सभी राज्यों में फैले 136 नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। नाबार्डा की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इसका फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके ऑनर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं और इस समय प्रेजेंट में इसके चेयरमैन श्री साजी केवी जी हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो केन्या और तंजानिया में हो रहे संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत की ओर से कौन कर रहा है? ऑप्शन है ओम बिरला, चिराग पासवान, मनोज किशोर भाई या फिर उत्पल कुमार सिंह। सही ऑप्शन है ए यानी कि ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 16 से 21 जनवरी तक केन्या और तंजानिया में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो प्रतिनिधिमंडल में चिराग पासवान, मनोज किशोर भाई कोटक और एस फांगनोन कोन्याक सभी संसद सदस्य और उत्पल कुमार सिंह महासचिव लोकसभा शामिल हैं। तंजानिया की यात्रा के दौरान अपने मेजबान से मिलने के अलावा प्रतिनिधिमंडल तंजानिया के उपराष्ट्रपति फिलिप पैंगो से भी मुलाकात करेगा। केन्या की बात करें तो केन्या पूर्वी अफ्रीका का देश है जहाँ के राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं और राजधानी वहाँ की नैरोबी है और मुद्रा वहाँ की केन्याई शिलिंग है। तंजानिया की बात करें तो यह पूर्वी अफ्रीका देश भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है और यहाँ के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन है। राजधानी यहाँ की डोडोमा है और मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपने पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है बेल्जियम, साइप्रस, स्वीडन या फिनलैंड। सही ऑप्शन की बात करें तो सी यानी कि स्वीडन यहाँ का सही राइट आंसर है। यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडिश राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ ने 13 जनवरी को यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मुख्य भूमिकक्षी प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया, जो कि 27 राष्ट्र ब्लॉक की कार्यकारी शाखा है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इस नई सुविधा का उद्घाटन किरूना शहर के पास एस्प्रेन सेंटर स्पेस सेंटर में किया गया है, जो फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय संघ की वर्तमान लॉन्चिंग क्षमताओं का पूरक होगा। बात करें यूरोपीय यूनियन की तो यह यूरोपीय देश से बना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 1993 में हुआ था। यह 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इनमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका लक्ष्य यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों की शांति और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल है चार्ल्स मिकेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर बोनी गैब्रियल को 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया। यह किस देश की नागरिक है? ऑप्शन है यूएसए, वेनेजुएला, स्पेन, फ्रांस। सही ऑप्शन है ए यानी कि यूएसए। इससे जुड़े ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये है आर बोनी गैब्रियल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उम्मीदवार आर बोनी गैब्रियल को न्यू ऑरलियंस मैक्सिको में आयोजित एक समारोह में मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया। उन्हें यह ताज भारत की हरनाज कौर सिंधु ने भेंट किया, जिन्होंने 2021 का खिताब जीता था। भारतीय और इससे अभी हाल ही में जो अवार्ड मिले उससे रिलेटेड है। भारतीय शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदार पूनावाल को टीका कार्य के लिए पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया। बात करें भारत से पहली मिस यूनिवर्स की तो वो हैं सुष्मिता सेन, जिन्हें 1994 में यह ताज मिला था। आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।